अहम और किशुंक ने कान पकड़कर अंजू से सॉरी मांगी थी और बोले थे अब माफ़ कर दे और चल मान जा। लेकिन तू अच्छी तरह जानती है कि तू हम भाइयों की जान है। सलोनी जी की आंखों में नमी आ गई थी उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि वो जानते थे कि अर्नब बिल्कुल सही बोल रहा है। गौतम राजचादा जी के जाने के बाद वह एक अर्नब ही था जिसने ना पूरे बिजनेस को संभाला बल्कि पूरे घर को भी अकेले संभाला। अर्नब बात सुनकर असली चुप हो गई थी और बोली थी, भैया हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम भी तो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। वैसे भी आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरे भाई की शादी है। इतना बोलकर अंजलि अपने दोनों भाइयों के गले लग गई थी। सलोनी जी और बाकी सब ने तीनों की नज़र उतारी थी और बोल पड़ी थी, मुहूर्त बीता जा रहा है तो अंजू अब अगर गुस्सा ख़त्म हो गया हो तो अपने भाई को ये सेहरा पहना दो और ये ख़ानदानी हार भी, जो कि राजचादा परिवार की शान है। ये हार राजचादा ख़ानदान की धरोहर है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस ख़ानदान के लोगों द्वारा पहना गया है। आपके दादाजी ने पहना था, फिर आपके पापा ने पहना और आज आपकी बारी है। तो लो अंजू, ये हार अपने भाइयों को पहना दो और थोड़ा जल्दी करो। आप सब वैसे तो बारात साथ वाले घर में ही जानी है, लेकिन उससे पहले हमें मंदिर भी जाना है। अर्नब के हाथों दान करवाने में सारी तैयारी हो गई थी। सलोनी जी की बात सुनकर नानी माँ हंसते हुए आई थी और बोली थी, अंजलि बिटिया आप काहे परेशान होती हैं, मैंने और मनोरमा जी ने मिलकर सारी तैयारी कर रखी है, तो अब तू फिक्र मत कर बिटिया। अंजू बिटिया आप ये सेहरा बांध दो छोटे को और पायल बिटिया को। आप ये काजल डाल लीजिए, अर्नब बिटवा की आंखों में भी टीका लगा दीजिए। इधर अर्नब का फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो गया था, जो कि किसी और का नहीं बल्कि विक्की का था और वो अर्नब को बताना चाहता था कि अर्नब ने उसको जो काम दिया था वो पूरा हो चुका है और इस वक्त इनकम टैक्स वाले बस अभिनव क्वात्रा के घर पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन अर्नब ने फ़ोन ही नहीं उठाया था, तब वो समझ गया था क्या शादी है तो सब वहीं बिज़ी होंगे। वो शादी में पहुंचकर ही उनको ये बात बता देगा। ये सोचकर वो वहाँ से जाने ही लगा था कि उसको अभिनव क्वात्र ने आवाज़ दी थी, तो तुम जा रहे हो उस अर्नब राजचादा की शादी में, पर तुम उसको मेरा मैसेज दे देना कि मैं उसको और अपनी उस बेटी को तबाह कर दूँगा। ये मेरी तरफ से उनका शादी का तोहफ़ा होगा। इतना अनोखा तोहफ़ा आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को नहीं दिया होगा, लेकिन मैं दूंगा, वो भी अपनी बेटी का सुहाग उससे छीनकर। अभिनव क्वात्रा की बात सुनकर विक्की को बहुत गुस्सा आ गया था और वो उसके पास जाकर बोला था, अर्नब सर ने ठीक ही किया है तेरे साथ, तू है ही इसी लायक। अरे तू अपने आप को समझता क्या है, तू इंसान कहने के लायक नहीं है, तो अच्छा पिता तो क्या बनेगा। एक बात और सुन ले अर्नब सिंह राजचादा, वो आग है जो तुझे और तेरी बस्ती को जलाकर राख कर देगा। मत उलझ तो उनके साथ, अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं तुझे डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। एहसार वो डेविल है जिसे सब कांपते हैं, खासकर तब जब उनको गुस्सा आता है। तो कुछ करने से पहले अपने अंजाम का सोच लियो, तब आगे बढ़ने की सोचियो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, भगवान तुझे उनके गुस्से से बचाए, जो कि मैं जानता हूँ बचाएगा नहीं, क्योंकि तू मरने के ही काबिल है। ये बोलकर विक्की मैं अपने आदमियों को इशारा कर रहा था। अब बोला था कि मेरे जाने के बाद तुम इसको ड्रग्स का थोड़ा सा डाइजो दे देना, जिससे कि कुछ देर तक बेहोश ही रहे और अपनी कोई भी चाल चल ना पाए और वहाँ बॉस की शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। ये बोलकर विक्की वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ बारात भी राजचादा हाउस से निकल चुकी थी। सलोनी जी की इच्छा थी कि उनका अरु घोड़ी पे बैठे, लेकिन वो चाहती थी कि उनका सड़ू बेटा उनकी इस इच्छा को शायद ना माने। बस यही सोच वो चुप थी।
वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने पहले ही अपनी मॉम को सरप्राइज़ देने के लिए मंदिर के बाहर की घोड़े वाले को बुलाया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम की सबसे बड़ी इच्छा है। वो अपनी मॉम की इच्छा को किसी भी हालत में पूरी करना चाहता था। अर्नव सबके साथ मंदिर में पहुंच गया था। वहाँ सलोनी जी ने उसके हाथों से पूजा करवाई थी। भगवान से हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहू की खुशियों की प्रार्थना की थी कि कोई भी गम उनको छू ना पाए, उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आ जाए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि अर्नव अब कभी भी उस राज तक ना पहुँचे, कि अगर अर्नव उस राज तक पहुँच गया तो बहुत सी जिंदगियाँ, बहुत से रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने गौतम सिंह राजपूत को मारा था वो कोई गैर नहीं, उन्हीं के अपने थे। अभी सलोनी जी कुछ और सोचती, इससे पहले अर्नव ने उनको आवाज़ दी थी कि मॉम, क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गई हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप जाकर कार में बैठ जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ वैसे भी नानी माँ तो है ही, वो मुझसे सारी रस्में करवा देंगी। सलोनी जी ये सुन हंसते बोल पड़ी थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरु, बस आपके पापा की याद आ गई थी। आज अगर वो होते तो मेरी खुशी के उनके कदम ही ज़मीन पर नहीं पड़ते। वह इतना नाचते कि दुनिया देखकर बोल पड़ती कि आज गौतम सिंह राजपूत के चेहरे की खुशी अलग है, क्योंकि आज उनके लाडले की शादी जो है। तू जानता है अरु, तेरे पापा को तेरी शादी का कितना ज़्यादा अरमान था, काश आज हमारे साथ होते। ये बोलते बोलते सलोनी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। अर्नव सलोनी जी के चरणों में बैठा था और बोला था कि माँ, पापा हमारे साथ हैं, आप उनको महसूस तो करो, देखो वो आपके अपने साथ ही दिखाई देंगे। तो अब नो मोर रोना धोना, अभी तो आपके लिए सरप्राइज़ है, आप चलिए बाहर। फिर उसने नानी माँ से पूछा था कि सारी रस्में हो गई हैं तो क्या वो बाहर जा सकता है? नानी माँ हंसकर बोल पड़ी थी, देख लीजिए सलोनी, आपके बेटे को कितनी जल्दी पड़ी है खुशी बिटिया के पास जाने की। अपनी माँ की बात सुन के सलोनी जी के चेहरे पर हंसी आ गई थी और वह बोल पड़ी थी कि हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, अब हमारी खुशी बिटिया है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उनसे ज़्यादा देर तो दूर रह ही नहीं सकता। क्यों अरु, हमने ठीक कहा ना? खुशी के नाम से अर्नव के चेहरे पर अलग ही स्माइल आ गई थी। वो सबके साथ बाहर आ गया था और सीटी बजाई थी। बाहर आते ही जैसे ही अर्नव ने सीटी बजाई थी, एक घोड़े वाला घोड़े को लेकर आ गया था। जैसे ही घोड़े वाला सामने आया, सलोनी जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और आंखों में खुशी के आंसू भी। उन्होंने अर्नव को अपनी तरफ बुलाया था और बोल पड़ी थी, इतने प्यारे सरप्राइज़ के लिए मैं आपको क्या दूँ अरु, आज आपने मेरा सपना पूरा कर दिया है। उन्होंने पायल को बुलाया था और बोली थी, बारात निकलने का वक्त हो गया है, वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे। पायल बिटिया, आप और अंजू ये गुड़ और चना घोड़े को खिलवा दीजिए और किशुंक, आप और आकाश अरु को घोड़ी पर बिठा दीजिए। मनोरमा, कहाँ रह गई आप? नानी माँ ने मनोरमा जी को आवाज़ दी थी। मनोरमा जी ये सुनते ही अपना मेकअप ठीक करते हुए ही आ गई थी और बोली थी, क्या हुआ सासू माँ? मनोरमा, आप ही अपना मेकअप छोड़ें और जाकर बैंड वालों को बोलिए कि वो तैयार रहे। आकाश बेटा और किशुंग बेटा, आप छोटे को घोड़े पर बैठा दो और सलोनी बेटी, आप कार में बैठ जाओ। ये बोलकर नानी माँ ने बैंड वालों को बैंड बजाने का इशारा कर दिया था और वो तैयार थे ही कि उनको बोला जाए और वो अपना फेवरेट गाना गाएं, जो कि आम तौर पर सुनने को मिल ही जाता है। आप सबने भी सुना ही होगा, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। वहीं दूसरी तरफ खुशी तैयार होकर आ चुकी थी और ब्यूटिशियन ने खुशी का मेकअप इतना अच्छा किया था कि आज कोई भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता। सुजाता जी और संध्या जी ने जैसे ही खुशी को देखा था,
उनकी आंखों के सामने छोटी सी खुशी का बचपन आ गया। जब वो छोटी थी तो हमेशा बोलती थी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मगर गई तो आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर संध्या जी और सुजाता जी हंस पड़ती थी, ये बोलकर कि ऐसा भी कहीं होता है कि बेटी की विदाई के साथ साथ दहेज में उसकी माँ भी आए। तब खुशी हंसते हुए कहती थी, ऐसा होता तो नहीं है, पर हम सबसे अलग है ना, तो हम ये सब करेंगे और आप हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा के लिए। सुजाता जी की आंखों में नमी आ गई थी। उन्होंने एक बार संध्या को देखा था और दोनों ने ही खुशी को अपने गले से लगा लिया था। संध्या, आज हमारी खुशी कितनी अच्छी लग रही है ना। कान्हा जी करे वो यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे और ज़िंदगी का कोई भी गम उसको छू तक ना पाए। ये बोलकर उन्होंने खुशी का माथा चूम लिया था। तभी वहाँ मान्या आ गई थी और आते ही बोली थी, माँ, ये बात तो अलग है, हम यहाँ हैं और आप अकेले अकेले इस हिटलर को गले लगा रही हैं। खुशी ने ये सुनते ही बोला था कि तू भी आजा, तुझे किसने रोका है। मान्या ये सुनते ही भागकर खुशी के गले लग गई थी और बोली थी, खुशी है ना, आज बहुत खुश हूँ तुझे ऐसे देखकर। वैसे माँ, आपको नहीं लगता कि जब हम सबकी हालत खुशी को देखकर ऐसी हो गई है तो बेचारे अर्णव जी का तो हाल क्या ही होगा। वो आज खुशी को देख कहीं गिर ना पड़े। खुशी ने मान्या की बात पर उसको घूरा था और सब हंस पड़े थे। तभी सबको कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। मान्या अभी खुशी को तंग कर रही थी कि तभी उन्हें गेट पर कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सबके सब पलट के गेट की तरफ देखने लगे थे। गेट पर खड़ा आयु शॉक नज़र आ रहा था और वो गेट से ही बोल पड़ा था, चाहिए सच में ही मेरी हिटलर दी है यार, कोई आकर मुझे पिंच करो। मेरी हिटलर दी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं, ये तो कोई सपना देखा हूँ। आज तो बेचारे अर्णव जीजू का क्या होगा, वो बेचारे तो मेरी हिटलर दीदी को देखकर ही गिर जाएंगे। हे भगवान, क्या ये कोई सपना है या सच है? अगर ये सपना है तो बस सपने को सच में बदल दो और मेरी हिटलर जी को इतने ही खूबसूरत बना दो। आयुष की बातें सुनकर सब हंस पड़े थे। तभी पीछे से सारांश आ गया था और उसको आकर पिंच करते हुए बोला था, मैंने आते आते सुना कि तो भगवान से कह रहा है कि कोई तुझे पिंच करे, तो भगवान ने तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे भेज दिया है। अब बता, तुझे खुद को पिंच क्यों करवाना था? आयुष ये सुनकर हंस पड़ा था और अंदर देखने की तरफ इशारा करा था और बोला था, सारू भाई, आप अंदर तो देखो, आपकी भी हालत मेरी तरह ना हो जाए तो आप मुझे बोलना। सारांश हंसकर बोल पड़ा था, क्यों, अंदर कैटरीना कैफ खड़ी है क्या, जिसे देखकर मेरी हालत ख़राब हो जाएगी? कभी कभी ना आयु, तू भी पागलों की जैसी बात करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र खुशी पर पड़ी थी और वह भी खुशी को देखकर शौक पड़ा था और बोला था, आयु भाई, ज़रा मुझे पिंच करियो। आयुष उसकी बात सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, अब आई ना आपको बात समझ, मैंने तो आपको बोला था कि आपका भी ऐसा ही कुछ हाल होगा। सारांश आयुष को वहीं खड़ा छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ा था और मान्या से आकर पूछा था, नू, क्या ये सच में खुशी है या उसकी शक्ल के जैसी ही कोई और दूसरी लड़की? खुशी सारांश की बात को सुनकर उससे बोल पड़ी थी, सारू, तू भी शामिल हो गया इन सब के साथ? आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे लगा था कि आयु तो छोटा है, पर अब तू भी उसके साथ शामिल हो गया। खुशी की आवाज़ सुनकर सारांश के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो उसको धीरे से हक करते हुए बोला था, क्या अरु, आज मेरी यार लगी इतनी खूबसूरत रही है। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन वह अपनी आंखों की नमी को छुपा गया था और बोला था, यार आयु, तूने ना सच कहा है, आज खुशी लगी इतनी प्यारी रही है कि बेचारे अर्णव जी तो उसको देखते ही रह जाएंगे।
अपने आसपास का सब कुछ भूल ही जाएंगे। मान्या और खुशी सनाज की आंखों की नमी को देख चुकी थी और दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया था। कि आंखों का इशारा समझकर मान्या आगे बढ़ी थी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली थी, यार सारू, क्या हो गया है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए ना। आज हिटलर को उसका खड़ूस जो मिल रहा है, तो बहुत जल्द तुझे भी तेरी कोई खड़ूसनी मिल ही जाएगी। ये सुनकर जहाँ सारांश का चेहरा बन गया था, वहाँ सब के सब हंस पड़े थे। सुजाता जी और संध्या जी ने एक बार अपने सब बच्चों की नज़र उतारी थी और आयुष सारांश को लेकर बाहर चले गई थी सारे अरेंजमेंट्स देखने। वहीं दूसरी तरफ मंदिर से बारात निकल पड़ी थी और सबके सब डांस करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए थे। किशुंक ने बैंड वालों को ज़ोर से बैंड बजाने के लिए कहा था और नानी माँ को बुलाकर मस्त होकर डांस करने लगा था। अर्नव के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी और सबको यूँ डांस करते देख किशुंक कभी किसी गाने की तो कभी किसी गाने की फरमाइश कर रहा था। मनोरमा जी, अंजलि जी और पायल भी डांस करने के लिए आगे आ चुके थे। दूल्हा दुल्हन तैयार थे, बस अब रस्में होने बाकी थी। सबके सब थोड़ा थोड़ा डांस करके वापस खड़े हो गए थे। ये देख किशुंक हंसते हुए बोल पड़ा था, यार ये क्या हो रहा है? नानी माँ, मामी जी, अंजू, ये क्या है? अरु की शादी है और आप सब डांस करने की जगह अलग अलग जाकर खड़े हो गए। फिर अर्नव को देखकर बोला था, अरु देख ले सबके सब कैसे कर रहे हैं। अर्नव ने आकाश और पायल को इशारा किया था। फिर नानी माँ, मामी जी और मामा जी से बोला था, आज आपको डांस नहीं करना। और मामी जी, आप तो कहती थी कि हम करेंगे अपने अर्नव बेटे पर, आज आपका ये और वो कहाँ गया? मनोरमा जी उसकी बात को सुनकर आगे आ गई थी। वहीं अर्नव सोच रहा था कि काश वो एक बार खुशी को देख पाता कि आखिर उसकी बीवी लग कैसी रही है। ये सोच उसने अपना फ़ोन निकाला था और सोचा था कि वो खुशी को फ़ोन करे और उससे कहे कि क्या वो अपने एक पिक भेज सकती है। लेकिन फिर वो रुक गया था क्योंकि वो जानता था कि खुशी के साथ इस वक्त मान्या होगी। वो अर्नव का फ़ोन देखकर उसे तंग करना शुरू कर देगी और वो नहीं चाहता था कि उसकी खुशी को उसके अलावा कोई और दूसरा इंसान तंग करे। ये सोचकर अर्नव ने फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में डाल लिया था और अपने दिल को समझा लिया था, बस कुछ देर की बात है, फिर तो उसकी बीवी उसके सामने होगी। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही होगी। अर्नव ने अपने आप से ये बात कही थी। वो आगे कुछ और सोचता उससे पहले ही बैंड वालों ने किशुंक की फरमाइश पूरी कर दी थी और अंजू, आकाश, पायल और किशुंक सड़क पर उतर गए थे डांस करने के लिए और बैंड वाला भी अपनी धुन बजाना स्टार्ट हो गया था। को यूँ नाचते गाते देख अर्नव के चेहरे की स्माइल जा ही नहीं रही थी। क्यों तो देहरादून में आज बहुत ठंड थी, पर आज अर्नव को ये ठंड भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसका कारण हमारी खुशी थी, जो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसका दिल भी अर्नव का इंतज़ार में धड़क रहा था। अर्नव ने किसी को भी बुलाया नहीं था, बस चंद रिश्तेदार थे जो कहने को ही बस अपने थे। अगर उनका बस चलता तो वो उसको तबाह कर देते। इसलिए जब सलोनी जी ने अर्नव को शादी का बोला था धूमधाम से करने का, तो उसने पहले ही सलोनी जी को बोल दिया था वो एक शर्त पर ऐसी शादी करेगा कि सलोनी जी उसकी शादी में अपने उन रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगी जो किसी मतलब के लिए हमारे साथ हैं। सलोनी जी ने अर्नव की इस बात को माना था, तभी अर्नव इतनी धूमधाम से शादी करने के लिए राज़ी हुआ था। ना उसको तो कहना यही था कि मैं जाकर कोर्ट मैरिज कराता हूँ। वैसे भी पूरे मुंडिया को तो पता ही है कि खुशी मेरी वाइफ है। सलोनी जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अर्नव अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जिस वक्त गौतम जी की मौत हुई थी उस वक्त सारे रिश्तेदारों ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया था, सिर्फ यह सोचकर कि कहीं वो लोग उनसे रुपए पैसों की मदद ना मांगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि गौतम जी ऑलरेडी उन लोगों के लिए इतना छोड़ गए हैं। अगर 7 पीढ़ियाँ काम ना भी आए और बैठकर घर में ही खाए तो भी पैसा ख़त्म ना हो। बस अर्नव को
तभी उन सबसे चिढ़ हो गई थी। और इन सब बातों को जान और देखकर अर्नब समय से पहले ही बड़ा हो गया था। उसने पूरे राजादा ग्रुप की जिम्मेदारी अकेले संभाल ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं किशुंक ने भी उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अब वही रिश्तेदार वापस से उनके पास आना चाहते थे, इसलिए जैसे ही उन लोगों को अर्नब और खुशी की शादी का पता चला, वो बार बार सलोनी जी से शादी की डेट पूछ रहे थे और बोल रहे थे वो लोग कब आएँ। उन सब की बात सुनकर सलोनी जी ने साफ साफ बोल दिया था कि वह लोग ज़्यादा लोगों को शादी में लेकर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घर घर के लोग जाएंगे और शादी करके ले आएंगे, क्योंकि यह शादी ऑलरेडी हो चुकी है। उनको तो बस अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करना है जो कि उन्होंने अपने अरु के लिए सोची थी। वहीं अर्नब सबको खुश देख के मन ही मन अपने आप से बोल पड़ा था कि यह सब खुशियाँ तुम्हारे कारण आई है खुशी। आज से पहले मैंने अपने घर वालों को और अपनी मॉम को कभी इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा था। वहीं अर्नब के बार बार याद करने पर खुशी को हिचकियाँ लगातार आ रही थी। इसे देख मान्या उसे तंग करते हुए बोली थी, लगता है आज मेरे हिटलर को कोई बहुत बुरी तरह याद कर रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं जान तो गई हूँ कि वो इंसान कौन है। वो है मेरे प्यारे से जीजू अर्नब सिंह राजजादा। वह बेचारे सोच रहे होंगे कि उनको उनकी होने वाली धर्मपत्नी कैसी दिख रही होगी। हे भगवान, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। खुशी, वैसे ना मुझे एक शरारत सूझ रही है, तू कहे तो मैं कर दूँ। वैसे तो सालियों का काम अपने जीजा को तंग करना ही होता है, तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। ये बोलकर मान्या ने उसकी फ़ोटो ले ली थी और अर्नब को भेज दी थी। फिर हंसते हुए बोली थी कि अब आएगा मज़ा, अब देख तो जीजू का क्या हाल होगा। मान्या की हरकतों को देखकर खुशी के चेहरे पर हंसी आ गई थी और वो बोली थी, मानू ये तू सब क्या हरकतें मत कर। तू भूल गई है कि तेरी भी शादी किशुंग भाई से होनी है। आज तू अर्नब जी को तंग करेगी तो कल वो तुझे तंग करेंगे। फिर मुझे मत बोलियो कि अर्नब जी ने तुझे तंग किया। खुशी की बात सुनकर मान्या हंस पड़ी थी। फिर खुशी के कान में आकर बोली थी, तू है ना, तू मुझे किस बात की फ़िक्र है। मैं जानती हूँ तू मेरी हिटलर ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। वहीं मान्या की भेजी गई फ़ोटो अर्नब के पास पहुँच गई थी और वो खुशी को देख खो सा गया था। मैं जानता था कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगी, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लोगों की है मुझे पता नहीं था। बीवी, बस कुछ और पलों का इंतज़ार है, फिर मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ और तुम थोड़ी देर बाद हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी। मान्या की बातों को सुन खुशी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी और बोली थी, यह तो वक्त बताएगा कि कौन क्या करता है। मान्या ये सुनकर मुंह बनाकर बोली थी, तो इसका मतलब तू अर्नब जीजू का साथ देगी और तू मुझे तंग करेगी। ये बात गलत है ना खुशी। मान्या ने हल्का सा उसको घूरते हुए कहा था, तू ना सच्ची में हिटलर ही है। और खुशी मान्या की बात को सुनकर एक बार फिर हंस पड़ी थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।